मेरा नाम रोशनी है। कहते हैं कि शादी के बाद लड़का और लड़की का वजन बढ़ जाता है, तो समझो दोनों शादी से खुश हैं। और ये भी कहते हैं कि जिसको शादी रास आ जाती है उनका वजन बढ़ जाता है। मेरा पति बहुत अच्छा था। भले ही मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी वो देखने भालने का बहुत अच्छा था। उसको देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे उससे बेहतर इंसान मुझे शादी के लिए मिल ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे ये शादी बिल्कुल भी रास नहीं आई थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मैं सिर्फ 25 साल की ही तो थी। एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई और मैंने डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। तो फिर मेरे कुछ और सीरियस टेस्ट करवाए गए। मुझे अभी से ही डर लग रहा था कि ये इतने बड़े बड़े टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। फिर जब सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करके डॉक्टर के हाथ में पकड़ा दी गई, तो डॉक्टर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, आप तो अभी बिल्कुल जवान हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी आंखों में तो आपके लिए फिक्र नजर आती है, लेकिन जब किसी गैर की आंखों में भी आपके लिए फिक्र हो तो आप समझ जाइए कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाले हैं। जैसे कि ये डॉक्टर जो मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे थे। मैंने डरते हुए शब्दों में डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मेरे साथ क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान रह गई थी। और ये सब सुनकर तो और लोग भी हैरान रह गए थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, कि ये सब शादी की वजह से हुआ था। लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं अब क्या करूं। मैं बचपन से ही अपने माता पिता की, दादा दादी की और अपने पूरे ही परिवार की लाडली रही थी। मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी। हमारे परिवार में ज्यादातर बेटे ही पैदा हुआ करते थे। मेरे पापा मेरे दादाजी के सबसे बड़े बेटे थे। मेरे 3 चाचा और भी थे और लगभग सभी चाचा की शादी हो चुकी थी। मेरी 2 बुआ जी भी थी और उन दोनों की भी शादी हो चुकी थी। उन सब के पास भी बेटे थे और मेरे सभी चाचा के पास भी बेटे ही थे। हमारे खानदान में लगभग 9 लड़के थे। मेरे दादाजी को बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके परिवार में कोई बेटी पैदा हो, क्योंकि जहाँ बेटियां नहीं होती वहाँ बेटियों की बहुत इज्जत की जाती है और उनको ढेर सारा प्यार दिया जाता है। वैसे तो मैं जिस गांव से बिलोंग करती थी वहाँ के लोग आपस में बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। हमारे गांव में शहर के लोगों की बहुत इज्जत की जाती थी। जब मैंने अपने परिवार में जन्म लिया तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गई थी। आखिरकार मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे और एक ऐसे मुखिया थे जिनकी गांव में बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी। मैं अपने खानदान की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मैं सबकी आंखों का तारा बन गई थी। जब से मेरा जन्म हुआ था तभी से मुझे मेरे घर के सभी लोग ढेर सारा प्यार करते थे। कोई मुझे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे अपने गांव के माहौल से दूर रखा जाने लगा। वैसे भी मुझे अपना गांव पसंद नहीं था। बचपन में ही मेरे शौक बहुत ऊंचे थे और मेरे शौक लगभग सभी ने ही पूरे किए थे। मुझसे सब इतना प्यार करते कि अगर मैं किसी से कोई एक चीज मांगती तो मेरे लिए वही चीज पूरा परिवार ले आता था। फिर वक्त गुजरा तो मेरे दादा और दादी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी जगह मुखिया जी मेरे पिताजी को बना दिया गया। मेरे सभी चाचा दादा दादी के मरने के बाद अपने अपने परिवार के साथ अलग हो गए, क्योंकि दादाजी ने पूरे परिवार को एक मुट्ठी में करके रखा हुआ था। एक एक करके मेरे दादा दादी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके जाने के बाद ही घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। लेकिन मैं अभी भी सबकी लाडली थी। मेरे पिताजी ने मेरे सारे शौक पूरे किए थे। वो मेरे लिए हर सामान शहर से खरीद कर लाते थे। मैं गांव की बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। हमारे गांव की लड़कियां बड़ी ही सादी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैं 10,000 की आबादी वाले गांव में इकलौती एक ऐसी लड़की थी जिसके नखरे बहुत ज्यादा थे और जिसके नखरे उसका पूरा परिवार उठाता था। एक ऐसी लड़की जिसकी किस्मत सबसे अलग थी, जिसकी किस्मत पर सब लोग गर्व करते थे और सोचते थे कि काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। मैं अपने आप में ही घमंडी थी। मेरी माँ बहुत सुंदर थी और मैंने उनकी ही सुंदरता पाई थी। कुछ जमाने की बढ़ती टेक्नोलॉजी और शहर के नए नए तरीके मैं अपनाया करती थी। जैसे कि हमारे गांव की औरतें बहुत कम ही पार्लर जाया करती थी। मैं ज्यादातर शहर आती जाती रहती थी, इसलिए मेरे बाल भी मेरे पिताजी शहर के ही पार्लर में कटवाया करते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरा एडमिशन भी शहर के ही एक स्कूल में करवाया गया था। मेरे पिताजी या मेरे कोई भी चाचा जी रोज मुझे अपनी गाड़ी से स्कूल से लेने के लिए आ जाते थे।
मगर जब हमारे परिवार के हिस्से बंटवारे हो गए तो मेरे सभी चाचा ने अपने घर अलग अलग बना लिए और उसके बाद मेरी परवाह करने वाले सिर्फ मेरे माता पिता रह गए थे। वक्त के साथ साथ मेरे सारे कजिन भी बड़े हो गए थे। जो मुझसे बड़े मेरे कजिन थे उन सभी की एक एक करके शादियां होने लगी थी और वो लोग भी अपने परिवार में बिजी होते जा रहे थे। 8th क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं शहर में ही रहूंगी और वहीं से ही पढ़ाई करूंगी। मैंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया था कि मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ और कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि तुम हमारी एक ही तो बेटी हो, हमने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, भला हम तुम्हें अकेले शहर में रहने कैसे दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि फिर मेरे साथ आप लोग भी शहर में रहने लग जाइए, लेकिन इस बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जो कि शहर में ही रहते थे। मेरे पिताजी ने जब अपने दोस्त से ये बात शेयर की कि हमारी बेटी शहर में रहकर पढ़ना चाहती है, तो उन्होंने मेरे पिताजी से यही बात कही कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी की सोच बहुत अच्छी है, अगर वो यहाँ रहकर पढ़ना चाहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी ना जाने कितनी दूर दूर से आकर लड़के लड़कियाँ हॉस्टल में रहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो अपने घर जाते हैं। लेकिन मेरे पिताजी को डर इस बात का था कि वो अपनी बेटी को अकेले शहर में कैसे छोड़ सकते थे। उनके दोस्त ने उन्हें यही समझाया कि सिर्फ तुम्हारी ही बेटी अकेली ऐसी नहीं है जो यहाँ रहकर पढ़ाई करेगी, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो किसी गांव में, किसी जिले या फिर किसी दूसरे शहर से आकर यहाँ की बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। मेरे पिताजी का दिल उनकी बात सुनकर बेफिक्र हो गया था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उस समय मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए माँ पिताजी जल्दी जल्दी हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। उनका कहना था कि बेटी हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। फिर वक्त गुजरता गया, मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई। उन लोगों को मेरे बिना रहने की आदत हो गई। वो लोग महीने में एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाया करते थे और मैं भी छुट्टियों में अपने गांव चली जाती थी। लेकिन शहर में रहते हुए और शहर के माहौल में घुल मिल जाने के बाद मुझे अपना गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रहकर जॉब भी करनी चाहिए। वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हमारे गांव में मेरे पिताजी की बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई थी, उन पर अनाज उगता था, खेती बाड़ी होती थी, हमारा बड़ा सा घर था। मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये भी मेरा शौक था और मैं अपने शौक के लिए ही जॉब करना चाहती थी। ये बात जब मैंने अपने माता पिता से शेयर की तो उन लोगों ने मुझे इस बात के लिए मना भी किया, लेकिन मेरी जिद के आगे उनकी एक न चलती थी और उन्होंने मेरी इस बात को भी स्वीकार कर लिया। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं जवान हो गई थी और मुझे नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। मैं यहाँ अपना कमाती और अपने ऊपर ही खर्च कर लिया करती थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। गांव के लोगों से मैं दूर दूर ही रहना पसंद करती थी। जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे गांव बुलाते मैं उनको इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमारे गांव की लड़कियों के कपड़े पहनने का ढंग भी मुझे बड़ा ही अजीब लगता था, क्योंकि मुझे शहर में रहते हुए लगभग 10-11 साल हो गए थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि शहर में नौकरी करते करते मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ऐसी जॉब तो हर इंसान का सपना होती है। गांव में मेरा नाम ऊंचा होने लगा था कि गांव की बेटी सरकारी अफसर बन गई है। अब मुझे लगभग 6 महीने हो गए थे और मैं काफी समय से अपने पेरेंट्स को टाल रही थी कि मैं काम में बिजी हूँ, अभी आप लोगों से मिलने नहीं आ सकती। उन लोगों को मेरी बहुत याद आ रही थी और वो बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि बेटा तुम घर कब आओगी, तुम्हें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया। और 2 महीने पहले ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं रहने आई तो हम तुमसे वहाँ मिलने के लिए आ जाएंगे। अब मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी और वो लोग चाहते थे कि मैं लगभग 2-3 महीने के लिए उनके साथ रहूं। मैंने सोचा कि 2-3 महीने के लिए तो नहीं, 1 हफ्ते के लिए मैं गाँव जा सकती हूँ। इसीलिए मैंने गाँव जाने के लिए अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। मैं जब गाँव पहुंची तो मेरे माता पिता के बिहेवियर ने मुझे हैरान कर दिया था। इस बार उन्हें मेरी कामयाबी और नौकरी की कोई खास खुशी नहीं हुई थी। शायद उसकी वजह ये थी कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हम काफी अमीर लोग थे और माँ पिताजी के मरने के बाद वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही था, तो मुझे नौकरी करने की या कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए मेरी ये नौकरी मेरे माता पिता के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन मेरे माता पिता के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी थी और वो थी मेरी शादी। मुझे लगा ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी।
हालांकि मैं खुद को अभी इस काबिल नहीं समझती थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा मानना था कि लड़कियों को पहले अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय कर लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। लेकिन इस बार मेरे घर में आते ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी सुना दी थी कि हम तुम्हें अब वहाँ नहीं भेजेंगे, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि माँ पिताजी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैंने तो अभी नौकरी करनी शुरू ही की है और आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। वैसे भी जिंदगी के इतने बड़े फैसले के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। लेकिन उनका जवाब बहुत ही सिंपल और सीरियस था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिद पर हमने तुम्हें शहर भेजा, जबकि हमने कभी तुम्हारी शिक्षा को जरूरी नहीं समझा। हमने अपनी जमीनों की देखभाल को ही अपनी जिंदगी का असल मकसद माना है। तुमने नौकरी कर ली, ये तुम्हारी मेहनत है, मगर शादी हमारा फैसला है। उस समय मुझे उनकी बातों से आइडिया हो रहा था कि ये समस्या बहुत पुरानी थी। उन्होंने मेरे लिए लड़का भी देख लिया था और मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया था, और वो लड़का कोई और नहीं, हमारे गांव के जमींदार जी का बेटा राजपाल था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन हमारे गांव के लड़के लड़कियों के रिश्ते बचपन में ही तय कर दिए जाते थे। उन्हीं उसूलों के हिसाब से मेरे माता पिता ने भी मेरा रिश्ता गांव के सबसे अमीर इंसान के बेटे के साथ लगा दिया था। राजपाल देखने में अच्छा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास गांव की बहुत सारी जमीनें थीं। वो हमसे भी ज्यादा अमीर पिता का बेटा था। ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शहर के किसी पढ़े लिखे और अच्छे लड़के से शादी करूंगी, अपने पेरेंट्स को मना लूंगी। वैसे भी बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर बात को माना है, मगर ये बात मेरे पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि तुम्हारी शादी राजपाल से ही होगी और अब हम तुम्हारी शादी करके ही तुम्हें शहर भेजेंगे। उन्होंने मुझे अब भी राजपाल का फोटो दिखाया। वो सच में बहुत अच्छा था। सुना था कि वो एक अच्छा, समझदार और इज्जतदार इंसान है। खुद से सवाल किया कि क्या ये मेरी जिंदगी का सही फैसला होगा। मेरी जिंदगी में इस समय किसी और लड़के की मोहब्बत नहीं थी, और यही वजह थी कि मैंने अपने माता पिता की बात मानने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो लोग इस बार अपने फैसले पर अटल थे। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर बात मानी थी, और उनका कहना था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो शायद मेरे परिवार से मेरा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उनकी मर्जी पर अपना सर झुका दिया था। मगर मैंने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद मैं शहर जाकर अपनी नौकरी ऐसे ही करूंगी जैसे अभी कर रही हूँ, और मेरा पति भी मेरे साथ शहर ही जाएगा। मैं यहाँ गाँव में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा शहर में रहना जरूरी है। मगर उनका जवाब मेरी सोच के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि राजपाल इस गांव की मिट्टी का पला बड़ा है, उसका और उसके पिता का कारोबार भी यही है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके परिवार वाले चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी हो जाए और बहू उनके घर में आ जाए, और तुम गांव छोड़कर जाने की बात कर रही हो, यहाँ तक कि तुम उनके बेटे को भी अपने साथ लेकर जाने की बातें कर रही हो। मैंने मम्मी पापा से कहा कि मेरी शर्त तो यही है, अगर आप लोग मेरी शर्त मानना चाहते हैं तो मैं शादी करूंगी, वरना मैं राजपाल से शादी नहीं करूंगी। मेरी बात पर मम्मी पापा खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा, तो फिर हमें राजपाल और उसके माता पिता से इस बारे में बात करनी होगी। मैंने कहा था कि हाँ, अगर राजपाल राजी हो जाता है तो फिर मैं शादी करके यहाँ कुछ दिन रहकर राजपाल के साथ शहर चली जाऊंगी। अगले ही दिन मेरे माँ पिताजी राजपाल के परिवार और उससे बातचीत करने के लिए चले गए थे। मैंने सोच लिया था कि राजपाल कभी भी इस गांव से जाने के बारे में नहीं सोचेगा और इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगा। कुछ ऐसा ही रिएक्शन उसके पेरेंट्स का भी होगा। लेकिन जब माँ पिताजी घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि राजपाल तुम्हारे साथ शहर चलने के लिए तैयार है, बल्कि वो तो बहुत खुश हो रहा था कि शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ शहर जाएगा, मैं तो माँ पिताजी की ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मेरा पति शहर जाएगा तो उसे वहाँ की थोड़ी हवा लगेगी और मैं उसे यहाँ के माहौल से निकालकर अपने जैसा बना लूंगी। वैसे तो ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सब लोगों की बात मान ली थी और अपने आप को तसल्ली दी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगी। शादी के बाद जब मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो कमरे का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कपड़े भी अच्छे नहीं चढ़ाए थे। लहंगा इतना बकवास था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके इतने भड़कीले कलर और हर तरफ से भारी भरकम था। मुझे ज्यादातर सिंपल चीजें पसंद थीं।
हमारे गांव में कुछ इसी तरह से दुल्हन को शादी के समय कपड़े पहनाए जाते थे। शादी की सारी रस्में बड़ी अजीबोगरीब हुई थी, जिनके खिलाफ मैं थी, मगर जब भी मैं अपनी माँ से कुछ कहती तो माँ मुझे खामोश रहने को कहती थी कि बेटा, तुम्हारी सोच शहर जैसी है, ये जो हो रहा है उसे होने दो। नई दुल्हन ज्यादा बात नहीं करती और न ही उसका चेहरा सबको दिखाया जाता है। मैं घूंघट ओढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी पूरी शादी में मेरे सर पर घूंघट डाल दिया था। उनका कहना था कि तुम्हारा घूंघट तो अब शादी के बाद तुम्हारा पति ही उठाएगा, उसके अलावा तुम्हारा चेहरा और कोई भी नहीं देख सकता। ये तो बहुत ही अजीब बात थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारे से सजाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेज नहीं है, बल्कि किसी छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ होने वाला है। जिस तरह के कागज मेले में लटके होते हैं, कमरे को अजीब तरह से डेकोरेट किया गया था। मैं हैरान थी कि आखिर इस सब की क्या जरूरत थी। मैंने सोचा कि शहर में तो कोई भी दूल्हा दुल्हन के कमरे को इस तरह से नहीं सजाता। मैं चारों तरफ नजर घुमाकर कमरे को देख रही थी। मैं ऐसी लग रही थी जैसे मुझे भी दुल्हन नहीं बनाया गया, बल्कि कोई चमकती धमकती गाड़ी बना दिया गया है। थोड़ी ही देर के बाद मेरा पति एक कमरे में दाखिल हुआ था। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे अपने पति को देखकर आई थी, जो दुल्हा नहीं बल्कि पूरा जोकर लग रहा था। मैंने अपने पति के घूंघट उठाने से पहले ही खुद उठा दिया और कहा, ये तुम क्या पहन रहे हो कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। राजपाल, तुम दूल्हा नहीं बल्कि जोकर लग रहे हो। ये कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। दूल्हा तो शेरवानी पहनता है, बड़ी सी पगड़ी लगाता है, और ये तुमने सफेद रंग की धोती और लाल रंग का कुर्ता क्यों पहन रखा है। उसने कहा, ये मैंने खुद नहीं पहना। हमारे गांव में शादियां होती हैं तो दूल्हे को यही सब पहनाया जाता है। मैंने कहा, तुम्हें भी तो इस सब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी शादी किस लड़की के साथ हो रही है। मेरी बात सुनकर वो बेचारा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, और मैंने कमरे को देखकर भी कहा कि कमरे की क्या हालत बनाई हुई है। मैं फौरन ही खड़ी हुई और मैंने सारे गुब्बारे और पट्टियां अपने हाथों से छुटाकर जमीन पर गिरा दी। वो कहने लगा, ये आप क्या कर रही हो। आपके आने की खुशी में मैंने ये कमरा कितनी मोहब्बत से सजाया था। मैंने कहा, अरे बेवकूफ, इस कमरे की डेकोरेशन तुमने की थी। मैंने कहा, मेरे साथ रहकर तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। गांव की हरकतें करना बंद करो। मैं भी कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। मुझे तो दुल्हन नहीं बल्कि कार्टून बना दिया गया। मुझे गुस्सा आया और मैं फौरन ही बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए आ गई थी। मैं जब बाथरूम से कपड़े चेंज करके वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति का चेहरा लटका हुआ था और वो बिस्तर पर एक तरफ बैठा था। मैंने कहा, तुम भी अपने कपड़े चेंज करो और सो जाओ। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी शादी की पहली रात उसे इस तरह बेइज्जत कर देगी। मैंने तो उसके साथ प्यार मोहब्बत की कोई भी बात नहीं की थी। मैंने कमरे में लगे सारे गुब्बारे भी उतार दिए थे। राजपाल एक तरफ बैठा ये सब करते हुए मुझे देख रहा था। राजपाल के चेहरे पर थकावट और गम दोनों ही साफ मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द की भी शिकायत नहीं की। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो ससुराल में एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। मेरी सास को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने कमरे की सारी सजावट खराब कर दी थी। ये शिकायत मेरे ससुराल वालों ने मेरे मायके तक पहुंचा दी थी। मेरी इस गलती पर माँ पिताजी ने भी मुझे डांट लगाई थी। मैंने अपने ससुराल वालों से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने माँ पिताजी को बोल दिया था कि वो सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मेले में आ गई हूँ। आप लोग इन सब चीजों से कब निकलेंगे। गांव के लोगों को भी अब इन चीजों की समझ आने लगी है और आप लोग अभी भी वही पुराने ख्याल के साथ जाहिलों की तरह पड़े हुए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे पर एक गहरी नाराजगी छा गई थी। वो कहने लगी कि हमें जाहिल ही समझो। आखिर तुमने 10-11 साल शहर में गुजार लिए हैं तो हम तुम्हारी नजर में जाहिल हो गए। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी ये सवाल उठ रहा था कि ये सब कब बदलेगा। जैसे तैसे मैंने अपने गांव में 8 दिन गुजार लिए थे, मगर अब मुझे शहर जाना था। इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों से कह दिया था। राजपाल इतना अच्छा था कि उसने इन 8 दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा था। ना तो उसने मुझे घर का कोई काम करने दिया था और वो हर वक्त मेरी इज्जत करता रहता था। मुझे बिल्कुल किसी महारानी की तरह ट्रीट करता था। उसने मुझसे कहा था कि वो सारी जिंदगी मेरा बहुत ख्याल रखेगा और मेरे लिए एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ा रहेगा। मैं उससे जैसा कहती वो वैसा ही किया करता था। वो एक अच्छा इंसान था।
मेरे माता पिता भी राजपाल से बहुत खुश थे। उसने जल्द ही उनका दिल जीत लिया था और साथ ही साथ मेरा भी। राजपाल सारी जिंदगी गांव में रहता था, इसलिए उसे शहर की जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद उसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। वो मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहने लगा था, लेकिन मैं सारा दिन नौकरी पर होती थी, इसलिए वो अकेला ही फ्लैट में रुक जाया करता था। मगर वो बेचारा फ्लैट के सारे काम करता था, मुझे कोई काम नहीं करने देता था। मैं रात को थकी हारी घर वापस आती तो मेरे लिए जैसा भी खाना बन पाता बना लिया करता था। उसे मेरा बहुत ख्याल होता था। मुझे लगा शायद वो कुछ दिन बाद यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ था। वो हमेशा अपने माता पिता को याद किया करता था और बार बार मुझसे कहता कि हमें गांव चलना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ मुझे कुछ भी अपना नहीं लगता। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा गांव की ही बातें करता रहता था, कभी अपने घर वालों को याद करता। राजपाल की इस हालत ने मुझे उलझन में डाल दिया था। वो हमेशा मेरे साथ रहता और कहता कि तुम्हारी इज्जत करना और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मगर मैं यहाँ शहर की भीड़ में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने दे सकता। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें गाँव जाना है तो तुम अकेले जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ही रहूंगी। यहाँ नौकरी करते हुए मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। राजपाल का घर में मन नहीं लगता तो वो मेरे साथ ऑफिस जाने लगा था, लेकिन वहां जाने के बाद वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता था। उसे तो किसी से बात करने की तमीज तक नहीं थी। मेरे साथ के लोग और दोस्त उसे मेरे साथ देखकर मेरी मजाक बनाया करते थे, क्योंकि उसके कपड़े पहनने का तरीका भी शहर के लोगों से बहुत अलग था। ये सब देखकर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने उसे मना किया कि मैं अपने दोस्तों के सामने तुम्हें नहीं ले जा सकती, तुम यहीं घर में रहा करो। मेरे ऐसा कहने पर एक दिन उसने मुझसे झगड़ा किया और वो कहने लगा कि मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता, मुझे मेरे गांव जाना है। मैंने उसे कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगर मैंने उससे लड़ झगड़ कर जबरदस्ती उसे गाँव भेज दिया। उसकी एक बात न सुनी। वो बार बार रोते हुए मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझसे बेहतर तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैंने कहा मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ नहीं रहने दे सकती, क्योंकि तुम यहाँ की जगह डिजर्व नहीं करते। अब उसके साथ मेरी बहुत मजाक बनने लगी थी। आखिर मैं कब तक सबसे उसे छुपा कर रखती। सब लोगों को पता चल गया था कि वो मेरा पति है, और अपने कई दोस्तों के सामने भी मैं उसकी इंसल्ट भी कर चुकी थी, क्योंकि मेरे फ्लैट पर मेरे दोस्त आते जाते रहते थे। उसकी वजह से मेरे दोस्तों को मैं अपने फ्लैट पर भी अब नहीं बुला पा रही थी। एक दिन मेरे दोस्त मेरी इजाजत के बिना वहां आ गए और उन्होंने राजपाल को देख लिया। राजपाल ने उनको बता दिया कि मैं रोशनी का पति हूँ। राजपाल को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरे लड़के भी दोस्त हैं। बस इसी बात से लड़कर मैंने उसे जबरदस्ती गाँव जाने को कहा। उसकी इज्जत पर बन आई थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर गाँव वापस चला गया था, जबकि मैं शहर में अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी। मम्मी पापा भी मेरी इस बात से नाराज हैं कि मैंने अपने पति के साथ बदतमीजी की है, लेकिन मैंने सारे ही इल्जाम राजपाल पर लगा दिए थे। अब मैं फिर से यहाँ अपनी नौकरी करने में बिजी हो गई थी। मुझे अपने पति की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी। हाँ, उसकी कमी महसूस होती थी, क्योंकि वो यहाँ मेरे साथ पूरे 4 महीने रह चुका था। इन पूरे 4 महीने में उसने मेरा बेहद ख्याल रखा था। मुझे लगता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसे किसी बात का सेंस नहीं है, इसलिए मैं उसे खुद से दूर रखना ही बेहतर समझ रही थी। मेरे माता पिता बार बार मुझे गाँव बात करने के लिए बुला रहे थे। इस बात पर राजपाल के परिवार वालों को भी बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं अब किसी की भी नहीं सुनना चाहती थी। मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। मेरे माता पिता मुझसे इस बारे में बात करने के लिए आए थे कि तुम राजपाल की पत्नी हो और अब तुम्हें गाँव चलकर उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि अगर वो मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसके साथ मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। उसकी सोच मेरी सोच से बहुत अलग है। राजपाल को जब ये बात पता चली कि मैंने उसे छोड़ने तक की बात कर दी है, तो उसका कहना था कि वो मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। अभी उसने मुझे अपने रिश्ते से आजाद नहीं किया था। राजपाल को शायद मुझसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मुझे उससे कोई भी मोहब्बत नहीं थी। मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। हाँ, बस उसकी इज्जत करती थी। पता नहीं क्यों मैं इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे अपने माता पिता की भी कोई बात ठीक नहीं लगती थी। वैसे भी राजपाल बहुत सीधा लड़का था। वो हमेशा अपने माता पिता की ही मर्जी से चलता था।
मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी चाबी का गुड्डा है। जैसे उसके माता पिता ने बोल दिया वो वैसा ही करता है। भला शादी करने के बाद वो मेरे लिए भी अच्छे बुरे डिसीजन क्या लेगा। वो तो ये भी नहीं समझता कि गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वो सारे गांव के काम शहर में किया करता था, इसलिए लोग उसकी मजाक बनाया करते थे। और यहाँ रहते हुए मैं अपनी किसी से भी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। मेरी इन हरकतों की वजह से मेरे माता पिता को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि सारी जिंदगी उन्होंने अपनी बेटे की हर बात मानी थी। शायद ये उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। राजपाल को यहाँ से गए हुए कुछ दिन गुजर गए थे। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जहाँ मैं नौकरी किया करती थी वहीं पर एक नए लड़की की पोस्टिंग हुई थी। वो बहुत खुशमिजाज और समझदार लड़का था। काफी समय तक तो हम दोनों दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात करते रहे और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट उस लड़के में बढ़ने लगा। उसका नाम रोहित था। वो भी मेरे साथ खूब अच्छे से बात करता था। न जाने क्यों हम एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के फैन होने लगे थे। वो मुझे पसंद आता था और मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरी शादी राजपाल से ना होकर रोहित से हो जाती तो कितना अच्छा होता। रोहित बिल्कुल ऐसा लड़का था जैसा मैं डिजर्व करती थी। मैंने रोहित को नहीं बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मन ही मन मैं उसे पसंद करने लगी थी। वो भी धीरे धीरे मेरे करीब आता रहता था। एक दिन मैंने उसे बता ही दिया कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और उसने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं यहाँ शादीशुदा होते हुए भी एक लड़के के साथ अफेयर में हूँ। रोहित न सिर्फ स्मार्ट था बल्कि उसके बात करने का तरीका और चलने फिरने का स्टाइल भी बेमिसाल था। राजपाल और रोहित में जमीन आसमान का फर्क था। वो भी मेरी तरह गवर्नमेंट जॉब करता था। रोहित के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। रोहित मेरे साथ खुश था। उधर राजपाल मुझे बार बार फोन करके गांव वापस आने को कहता रहता था, लेकिन मैं उसके फोन को भी इग्नोर किया करती थी और अपने पेरेंट्स के फोन्स को भी। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत नाराज थे। मेरा अब ज्यादातर समय रोहित के साथ गुजरने लगा था। रोहित और मैं एक दूसरे से काफी हद तक करीब आ गए थे, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि मैं राजपाल से डिवोर्स ले लूंगी और उससे खुद को अलग कर लूंगी। काफी समय हम दोनों को एक साथ गुजर गया था। एक दिन मेरे माँ पिताजी मेरे फ्लैट पर आ गए थे। ये तो अच्छा हुआ उस दिन रोहित मेरे साथ वहाँ मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि आज हम तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। उधर राजपाल तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। तुमने यहाँ शहर में उसे बहुत बेवकूफ बनाया। वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आना चाहता और हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ खत्म हो जाए। गाँव में तुम्हारी वजह से हमारी बहुत नाक कट रही है। मैंने अपने पिताजी से उस दिन पहली बार बदतमीजी की थी और कहा था कि इधर आपके दामाद की वजह से मेरी नाक बहुत कट रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव जाने को कहा। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मेरे माँ पिताजी मेरा ये बर्ताव देखकर चौंक गए थे। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आप में से किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, राजपाल से कहिएगा कि वो मुझे डिवोर्स दे दे, मुझे छोड़ दे, वो मेरे लायक नहीं है। मेरे माँ पिताजी को बहुत गुस्सा आया था, मगर वो मेरे फ्लैट से शर्मिंदा होते हुए वापस गए थे, क्योंकि मैं उनके साथ ना तो ढंग से बात कर रही थी और ना ही मैंने उनको बैठने के लिए कहा था। बस उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी। वो उन लोगों को लग रहा था कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ, इसलिए वो लोग वहाँ ज्यादा समय ना टिक सके और मुझे अच्छा लगा कि अब वो आइंदा मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे माँ पिताजी ने मुझसे दोबारा कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहने लगी थी और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं यही बात जब रोहित से कहती तो वो मेरी बात को इग्नोर कर दिया करता था। मैंने उससे कई बार कहा था कि मैं कमजोर होती जा रही हूँ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। वो मुझसे कहता कि तुम्हें मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या हो गया, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, तुम खुद डॉक्टर के पास चली क्यों नहीं जाती। मैं तो रोहित के इस अंदाज पर दंग रह गई थी। इस दौरान मुझे राजपाल की बहुत याद आई थी, क्योंकि जब वो मेरे साथ यहाँ मौजूद था, मेरे हाथ पर मामूली सी खरोच लग गई थी तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हुआ था। उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। आज शायद रोहित की जगह राजपाल होता तो वो मेरे लिए बहुत परेशान होता। फिलहाल मैंने राजपाल का ख्याल अपने दिल से निकालने की कोशिश की थी। राजपाल की तरफ से अभी तक
मुझे डिवोर्स का नोटिस नहीं मिला था। पूरे गांव में मेरे बारे में तरह तरह की बातें बन रही थी। मेरे ससुराल वाले और मेरे माता पिता की बहुत बेइज्जती हो रही थी। एक दिन मेरी मुलाकात हमारे गांव के ही एक लड़के से हुई। वो किसी काम के लिए शहर गया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि अरे रोशनी, हमने सुना है कि तुमने राजपाल को छोड़ दिया। मैंने उससे बड़े घमंड के साथ कहा कि हाँ, मैं उसे छोड़ चुकी हूँ, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उसने कहा कि उसके साथ ऐसा मत करो, वो बेचारा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, दिन रात तुम्हारे लिए रोता रहता है। वो तो यहाँ शहर आने की बहुत कोशिश कर रहा है ताकि वो यहाँ आकर तुमसे बात कर सके, मगर उसके माता पिता ने उसको रोक लिया। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। वैसे भी मैं ये सोच चुकी थी कि मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी और रोहित से शादी कर लूंगी, लेकिन मैं जब भी रोहित से शादी की बात करती वो बात को टाल दिया करता था। हम दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में पति पत्नी की तरह रहा करते थे, मगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मैं दिन ब दिन अब कमजोर होती जा रही थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मौसम चेंज होने की वजह से मुझ में ऐसी कमियां आ रही हैं। मुझे खांसी और जुकाम भी बहुत ज्यादा हो गया था, और वो भी ऐसा कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे लिए ये अजीब बात थी। इधर रोहित दिन ब दिन मुझे इग्नोर कर रहा था। उसे जब मेरी ज़रूरत होती तब वो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आता था, लेकिन अब वो ज़्यादातर मुझे इग्नोर ही करता था। कहता कि मैं काम में बिजी हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता था और ना ही मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। मैं उससे कहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, खुद भी तो डॉक्टर के पास जा सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुझे राजपाल की बहुत याद आ रही थी। वो मेरा कितना ख्याल रखता था, और रोहित था कि मेरी बीमारी के समय में मुझे पलटकर भी नहीं देख रहा था। मेरा वजन भी अब 51 किलो हो चुका था। जो भी मुझे देखता मेरी सेहत को नोटिस करता था। मुझे खुद को भी लग रहा था कि मेरा कमजोर होना कोई आम बात नहीं है, शायद कोई अंदरूनी बीमारी हो सकती है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही हो। इसलिए मुझे अपना चेकअप करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। इस दौरान मेरे साथ रोहित नहीं था, बल्कि उसे तो कई दिन गुजर गए थे मुझसे बात तक किए हुए। मैं जब घर जाती थी तो राजपाल मेरे लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया करता था, घर के सारे कामकाज भी कर दिया करता था। लेकिन ऐसी बीमारी के समय में मुझसे घर का कोई काम नहीं हो रहा था। मैं ज्यादातर सब कुछ होटल से ही लाकर खा रही थी, और होटल का खाना मुझे बहुत नुकसान दे रहा था। रोहित अब मुझे एक अजनबी की तरह लगने लगा था। मैंने सोचा कि शायद मैंने रोहित को अपनी जिंदगी में शामिल करके गलत फैसला कर लिया है। डॉक्टर ने मेरे चेकअप करवाए थे और उनकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आने को कहा था। उसके बाद ही मेरा कोई ट्रीटमेंट चल सकता था। मैंने इस बारे में रोहित को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसने ये कहकर बात खत्म कर दी कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आए। इस समय मुझे उसकी जरूरत थी। वो मेरी फिक्र करे और मेरे साथ बैठकर मेरी बीमारी के बारे में डिस्कशन करे, मेरी हालत को सीरियस ले। लेकिन उसके पास सबके लिए वक्त था, बस मेरे लिए नहीं था। वो शायद मेरे लिए सही नहीं था। राजपाल की मोहब्बत, उसकी कुर्बानी मेरे लिए अहमियत रखती थी, और अब मुझे उसकी कमी बेहद महसूस हो रही थी। 2 दिन के बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बड़े सीरियस होकर कहा कि आपको एड्स हो चुका है। मैं तो शॉक्ड रह गई थी। ये खबर मेरे लिए एक झटके से कम नहीं थी। मैंने कहा, डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है और ये बीमारी तुम्हें किसी के थ्रू लगी है। आपको अपने आप को बेहतर बनाना होगा, वरना आपके लिए बीमारी जानलेवा बन सकती है। ये बात सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाएगी। ये एक ऐसा हमला था जिसको मुझे किसी तरह का कोई इशारा नहीं मिला था। मैंने फौरन रोहित को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कई बार कोशिश की कि वो जवाब दे, शायद वो मुझे तसल्ली दे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरी हालत बहुत बिगड़ रही थी और मुझे यकीन था कि रोहित घर आएगा तो वो मेरी हालत देखकर फिक्रमंद होगा, लेकिन उसने तो मेरे कई बार फ़ोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो मेरे पास आया था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ है, जैसे रोहित मुझसे कुछ छुपा रहा है। एक दिन जब मैं लगातार उसकी तलाश में थी तो मेरे मोबाइल पर रोहित के एक दोस्त का फ़ोन आया, क्योंकि वो काफ़ी समय से वह नौकरी पर भी नहीं आ रहा था जहां पर हम दोनों एक साथ नौकरी किया करते थे। उसका दोस्त कह रहा था कि रोहित अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, और उसके दोस्त ने मुझे ये भी बताया कि रोहित की वजह से ही तुम्हें एड्स हुआ है।
वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। उसने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसे तलाश करना बंद कर दो, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। ये सुनकर तो जैसे मुझ पर एक जोरदार झटका लगा और ऐसा लगा कि किसी ने जोरदार मेरे मुंह पर एक तमाचा मार दिया हो। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तो वो कहने लगा कि अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो तुमसे शादी करता, लेकिन वो इसी तरह का लड़का है, लड़कियों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाता है, उससे बात उनसे मोहब्बत करता है और उनको इमोशनल करने के बाद जब उसका दिल फट जाता है तो वो उन लड़कियों को छोड़ देता है। इससे पहले भी वो न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद कर चुका है। उसका तुम्हारे साथ रहने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने तुम्हारे साथ भी टाइम पास किया और अब उसका दिल भर चुका है। उसे पता लगा कि तुम उसे तलाश कर रही हो और इस बीमारी की हालत में तुम्हें उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने कहा कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें इस बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तुम्हारी बीमारी को देखकर भी वो तुम्हें छोड़ने का फैसला कर चुका है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उसका इंतजार ना करो। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया था और मुझे छोड़ दिया। एक ऐसी हालत में इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं जोर जोर से रोने लगी। रोहित, जिसे मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगी थी, वो मुझे इस तरह छोड़कर चला गया था। वो न सिर्फ मेरी बीमारी का सबब बना, बल्कि उसने तो एक लम्हे के लिए भी मेरी फिक्र न की। रोहित का मेरा साथ छोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे गया था, लेकिन साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा सही कर सकती हूँ। इस सब ने मेरी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। रोहित के साथ के लिए मैंने अपने माता पिता से भी मुंह फेर लिया और राजपाल, जो कि मेरी इतनी इज्जत किया करता था, मुझसे बहुत मोहब्बत किया करता था, मैंने कभी उसकी मोहब्बत को भी नहीं समझा। ये सब कुछ रोहित की वजह से हुआ था। उसने अपनी बीमारी मुझे लगा दी थी। मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे गांव चले जाना चाहिए और अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि मुझे राजपाल से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी बड़ी मेहनत और मोहब्बत थी, लेकिन मैं इन सब बातों को भूल चुकी थी। मैंने गांव आकर अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनको अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया और राजपाल से भी रो रो कर माफ़ी मांगी कि वो मुझे माफ़ कर दे। अगर वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहता है तो रख सकता है, क्योंकि अब मैं इतनी बड़ी बीमारी की शिकार हो चुकी हूँ। वो मुझे इस तरह छोड़ देगा तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने देखा था कि राजपाल की हालत पहले से ज़्यादा बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वो मेरी याद में रोया करता था। उसके माता पिता ने हरगिज़ कोशिश की कि उनका बेटा मुझसे दूर रहे, लेकिन मुझे अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी राजपाल के दिल से मेरी मोहब्बत न निकली थी और उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कहा कि वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहता है। मैंने ये राज किसी को ना बताया कि मेरी ये हालत रोहित की वजह से हुई है, वरना सारी जिंदगी मुझे ना तो मेरे माता पिता एक्सेप्ट करते और ना ही राजपाल। शायद इसी राज की वजह से मुझे मेरे माता पिता ने भी माफ़ कर दिया और राजपाल ने भी माफ़ कर दिया। मैंने राजपाल के साथ अपना घर बसाने के लिए अपने इस राज को दबा दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राजपाल ने मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया, मेरी सेवा की। मैं अपने आप को बहुत बुरा समझने लगी थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था और मैं उसकी कदर नहीं कर सकी थी। मेरे शरीर की हालत ऐसी होने लगी थी कि मुझे अपनी मौत का एहसास हो रहा था। मैं सोचने लगी कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने अपने माता पिता की मोहब्बत का और राजपाल की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया। मेरे पिताजी और राजपाल मुझे मुंबई शहर ले गए और वहां जाकर उन्होंने मेरा इलाज करवाया। इस दौरान राजपाल ने बिल्कुल मेरा ख्याल ऐसे रखा था जैसे मैं उसके लिए बहुत ज़रूरी हूँ। मेरी बीमारी के बारे में सुनकर वो बेहद परेशान हो गया था और ऐसे कठिन समय में उसने मेरा पूरा साथ दिया था। ऊपर वाला हमारे नसीब में कुछ ऐसे लोगों को हमसे जोड़ देता है जो हमारे लिए बहुत कामयाब साबित होते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। जब हम ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देते तो ऊपर वाला हमें उनसे जुदा कर देता है और उनमें कमी कर देता है। ये एक हकीकत है कि जो चीज़ इंसान के पास होती है वो उसके लिए आजमाइश बन जाती है, और जो उसकी दी गई चीज़ की कदर नहीं करता तो ऊपर वाला उससे नाराज़ हो जाता है और उसके नाराज़गी का नतीजा उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। हमेशा हमें ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, उसकी दी गई चीज़ों पर शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लेकिन जब हम उसकी दी गई चीज़ों को धुतकार देते हैं और उनकी कदर नहीं करते तो अंजाम कुछ इसी तरह का होता है जैसे मेरा हुआ। बचपन से ही मुझे जितना प्यार दिया गया और जितना प्यार मुझे राजपाल ने दिया वो सब कुछ मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन मैंने राजपाल की कोई कदर नहीं की और न ही अपने माता पिता की। मैंने तो अपने माता पिता से भी मुंह फेर लिया था, जिसका नतीजा मुझे इस बीमारी के रूप में मिला
और रोहित के धोखे के रूप में मिला। रोहित जहाँ भी हो, ऊपर वाला उससे उसका बदला जरूर लेगा, मगर मुझे राजपाल ने माफ कर दिया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। मैं राजपाल के साथ अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और उसकी मेहनत ने मुझे काफी हद तक ठीक कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये सफर अधूरा है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।